नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मैं धर्मेंद्र यादव पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। करीब 20 साल से सड़कों पर हूँ और इन 20 सालों में ना जाने कितनी रातें ट्रक की स्टीयरिंग पर गुजार दी। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन सा रास्ता मैं दोबारा नहीं जाना चाहता, तो मैं बिना सोचे कह दूं NH8 की वो रात जिसने मुझे अब तक नहीं छोड़ा। ये बात है करीब 4 साल पुरानी, दिसंबर की ठंडी रात। उन दिनों दिल्ली में कोहरा इतना घना पड़ता था कि दिन में भी अंधेरा सा लगता था, और रात तो रात थी, जैसे पूरी दुनिया एक सफेद चादर में लिपट गई हो। दिल्ली से मैं सीमेंट का लोड लेकर जयपुर जा रहा था। गोदाम में माल भरते भरते शाम हो गई थी। रवाना होते होते रात के 8 बज गए। सोचा था जल्दी निकल लूंगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट का काम ही ऐसा है, सब अपने टाइम से चलता है। तुम्हारी जल्दी किसी को नहीं होती। रात के 2:30 बजे का वक्त रहा होगा। हाईवे पर स्ट्रीट लाइटें कम थी, और जो थी भी वो धुंध में बुझी बुझी सी लग रही थी। सड़क पूरी वीरान थी, बस कभी कभार कोई ट्रक गुजर जाता हॉर्न मारता हुआ। कैबिन के अंदर हीटर चल रहा था, लेकिन फिर भी ठंड दरवाजों की दरारों से रिस कर अंदर आ जा रही थी। मेरे साथ मेरा पुराना हेल्पर रफीक था। रफीक मेरे साथ पिछले 5 सालों से था। ईमानदार, मेहनती और चुपचाप अपना काम करने वाला। हम दोनों पिछले 3 दिन से लगातार काम में लगे थे। एक के बाद एक ट्रिप, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अलवर, अलवर से वापस दिल्ली। ठीक से सोए नहीं थे, बस ट्रक रोका, थोड़ा सा खा पी लिया, फिर चल पड़े। तो नींद भी सिर चढ़ी हुई थी। मेरी आंखें बार बार भारी हो रही थी। मैंने रफीक की तरफ देखा। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें झपक रही थी। मैंने उससे कहा, थोड़ा सो जा, मैं चला लूंगा, सुबह तक पहुंच जाएंगे। रफीक ने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे उसने सिर हिलाया। वो सीट समेट कर पीछे लेट गया, और मिनटों में उससे खर्राटे शुरू हो गए। मैं ट्रक धीरे धीरे चला रहा था, 40-50 की स्पीड से ज्यादा नहीं। तेज चलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा था, घना गहरा अंधेरा। रात की सड़क हमेशा से मुझे सुकून देती थी, पर उस रात सुकून नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दिल में एक अजीब सा दबाव था, जैसे कुछ होने वाला हो। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, बस थका हुआ हूं। लेकिन मन में मन वो बेचैनी बनी रही, चुपचाप धीरे धीरे मेरे साथ चलती रही। लेकिन नीम राना से थोड़ा पहले एक मोड़ पर मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है। धुंध में उसकी परछाई धुंधली सी दिख रही थी, लेकिन हाथ साफ दिख रहा था, ऊपर नीचे हिलता हुआ, जैसे किसी से लिफ्ट मांग रहा हो। इस वक्त इस सुनसान सड़क पर 2:30 बजे रात को मेरे मन में एक पल को शक हुआ। ट्रक ड्राइवरी में हमें सिखाया जाता है, रात में किसी अनजान को मत बैठाओ। लेकिन फिर सोचा, इस ठंड में कोई यहाँ अकेला खड़ा है तो जरूर कोई मजबूरी होगी। मैंने धीरे से ब्रेक लगाया, फिर मैंने खिड़की से बाहर झांका। आदमी उम्र में करीब 40-45 का होगा, कद में लंबा और गले में पुराना गमछा। वो ट्रक के पास आया। उसने हाथ जोड़कर खिड़की के पास आकर बोला, भाई साहब, जयपुर जा रहे हो क्या? फिर मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। नजरें साफ थी, कोई नशे का असर नहीं। मैंने सिर हिलाया, हाँ, पर रात बहुत देर हो गई है। मैंने ये इसलिए कहा शायद वो समझ जाए कि मैं रुकूंगा नहीं, सीधा जाऊंगा। तो वो बोला, बस जरा आगे तक छोड़ दो, वर्कशॉप तक जाना है। वहीं गाड़ी छूट गई। उसने वर्कशॉप कहा, मतलब कोई गैराज या मैकेनिक की दुकान। शायद वो वहीं काम करता हो और गाड़ी छूट गई। ये बात समझ आने लगी, पता नहीं क्यों। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मैं उसे मना नहीं कर सका। शायद उसकी मजबूरी दिख रही थी, या फिर मेरा अपना दिल जो कहता था कि अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। मैंने दरवाज़ा खोला, आओ बैठ जाओ,
उसने फिर से हाथ जोड़े। धन्यवाद भैया, भगवान भला करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन दुआओं से कंजूसी नहीं करते। सीट पर बैठने के बाद उसने हाथों को रगड़ते हुए बोला, बहुत ठंड है आज। मैंने फिर हंसते हुए कहा, ट्रक में तो ठंड और नींद दोनों साथ चलती है। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि यह सच था, और थोड़ा माहौल हल्का करने के लिए भी। उस आदमी ने भी हल्की हंसी दी, फिर पीछे सीट पर टेक लगाकर बैठ गया। उसकी आंखें थोड़ी राहत से भरी थी। शायद उसे लग रहा था कि अब वो सुरक्षित है। रास्ते में हमारी बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में दोनों चुप थे। मैं ड्राइविंग पर ध्यान दे रहा था, वो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने पहले बात शुरू की। उसने बताया कि उसका नाम शंकर है। कहने लगा कि वो जयपुर में एक वर्कशॉप में काम करता है। वर्कशॉप का नाम उसने बताया, संतोष मोटर्स, जो जयपुर हाईवे पर एक ढाबे के पास है। मैंने पूछा, इतनी रात में यहाँ अकेले कैसे रह गए? मुझे अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था, आधी रात को हाईवे पर कोई अकेला खड़ा हो। लेकिन फिर वो बोला, बस छुट्टी से लौटा था भैया, गाड़ी छूट गई, सोचा पैदल थोड़ा चल लूं, शायद कोई लिफ्ट दे दे। किस्मत से आप मिल गए। उसने बताया कि वो अपने गांव गया था, कोटा के पास गई। किसी रिश्तेदार की शादी थी, सोचा था शाम तक वापस आ जाएगा, लेकिन काम में देर हो गई। तो मैं सोचा चलो थोड़ा पैदल चलते हैं, कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। उसकी बातें एकदम सामान्य थी। फिर धीरे धीरे वो ट्रकों के बारे में बात करने लगा। वो ट्रकों के बारे में बहुत जानता था। मैंने जैसे ही गियर बदला, उसने कहा, ये टाटा का पुराना मॉडल है ना, 1613? मैं चौंका। हाँ, सही पहचाना। वो मुस्कुराया। इंजन की आवाज़ से पता चल जाता है। इसका इंजन इतना मजबूत होता है, सालों चलता है बिना झंझट के। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आप कितने साल से ट्रक चला रहे हो? मैंने कहा, 20 साल हो गए। बातों बातों में उसने एक बात कही जो मुझे आज तक याद है। सड़क सबको पहचानती है धर्मेंद्र भाई। जो इसे धोखा देता है, सड़क उसे छोड़ती नहीं। जब उसने ये कहा तो मैं थोड़ा चौंका। एक तो उसने मेरा नाम लिया, धर्मेंद्र, लेकिन मैंने उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। मैंने सोचा शायद मैंने बताया होगा और मुझे याद नहीं। थकान में कभी कभी ऐसा हो जाता है। खैर, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी बात, सड़क सबको पहचानती है, ये थोड़ी अजीब लगी। उसने इसे इतने गंभीर लहजे में कहा कि मुझे एक पल को लगा कि वो कोई चेतावनी दे रहा है। मैंने हंसकर टाल दिया। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा, सड़क सब देखती है। मैंने हल्के में लिया। उस वक्त उसकी बात कोई ख़ास नहीं लगी। मैंने सोचा शायद उसका अपना तजुर्बा है। लेकिन चलते चलते 3 बजे करीब मैंने ट्रक एक पुराने ढाबे के पास रोका। सड़क के किनारे एक पुराना सा ढाबा था, लेकिन ढाबा बंद था। शायद देर रात का वक्त था इसलिए। शटर नीचे था, कोई रोशनी नहीं। बाहर कुछ प्लास्टिक की टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थी। मैंने सोचा ये जगह ठीक रहेगी थोड़ा रुकने के लिए। रफ़ीक अब भी सो रहा था। मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, पानी पी लूँ, हाथ मुंह धो लूँ तो शायद नींद भी थोड़ी भाग जाए। मैंने शंकर की तरफ देखा। वो भी चुपचाप बैठा था, खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंने उससे कहा, भाई मैं ज़रा नीचे उतरता हूँ, 5 मिनट। उसने सिर हिलाया, कुछ बोला नहीं। फिर मैं ट्रक से नीचे उतरा। जैसे ही पैर जमीन पर पड़े, ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे पर लगा। इतनी तेज ठंड थी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैंने अपनी जैकेट को जिप ऊपर तक खींची। चारों तरफ सन्नाटा था, गहरी, भारी। मैं हैंडपंप के पास गया, दोनों हाथों में पानी भरा और चेहरे पर छींटे मारे। बर्फ जैसा ठंडा पानी, पूरा शरीर सिहर गया, लेकिन तरोताज़ा महसूस हुआ। आंखों में चमक आ गई। फिर मैंने ट्रक की तरफ पीछे मुड़कर देखा, पर कैबिन में सन्नाटा दिखा। सीट पर कोई दिखाई नहीं दिया। शंकर सीट पर नहीं था। मैंने सोचा शायद नीचे उतर गया होगा, शायद
उसे भी पेशाब लगी हो या फिर पानी पी रहा हो। मैंने इधर उधर देखा, ट्रक के आसपास कोई नहीं। ढाबे के पीछे गया, पर वहां भी सन्नाटा। आसपास देखा, खेतों की तरफ भी नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं मिला, कोई परछाई भी नहीं। मुझे थोड़ा अजीब लगा, भला इतनी जल्दी कहाँ चला गया वो। मैंने आवाज लगाई, शंकर भाई, कहाँ गए? मेरी आवाज खाली सड़क पर गूंजी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर से आवाज लगाई, शंकर भाई। इस बार थोड़ा जोर से, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। मैं ट्रक के पास खड़ा रहा, थोड़ी देर इंतजार किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, पर वो वापस नहीं आया। मैंने फिर से चारों तरफ देखा, सड़क पूरी सुनसान थी, कोई आहट नहीं, कोई हरकत नहीं। हवा इतनी ठंड थी, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपने हाथों को जैकेट की जेब में डाल लिया। मुझे थोड़ी बेचैनी होने लगी। ये आदमी गया कहाँ इतनी रात को, इतनी ठंड में? कोई भला इतनी दूर क्यों जाएगा? मैं फिर से ढाबे के पीछे जाकर देखा। मैंने वहां भी आवाज लगाई, पर कुछ नहीं। और आखिरकार थक हार कर मैं ट्रक में वापस लौटा। मन में अजीब सा ख्याल आ रहे थे, कहीं वो भाग तो नहीं गया। लेकिन भागेगा क्यों? उसके पास तो कुछ था भी नहीं जो ले जाता। मैंने चेक किया, ट्रक में सब कुछ वैसा ही था, कुछ गायब नहीं। फिर रफ़ीक अब उठ चुका था। वो बासी लेते हुए सीट पर बैठा था, आंख मलते हुए। उसने देखा मैं बाहर से आ रहा हूं। उसने पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक? मैंने उससे पूछा, तूने देखा वो आदमी कहाँ गया? रफ़ीक ने मुझे देखा, उसने अपना सिर खुजाया, फिर बोला, कौन आदमी? मैंने कहा, अरे जिसने हमसे लिफ्ट ली थी, शंकर, वो कहाँ गया? मैंने उसकी तरफ इशारा किया, जहां शंकर लेटा था। रफ़ीक ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, भाई मैं तो अब उठा हूं, तू अकेला ही चला रहा था। मैं हैरान रह गया, मेरे पैरों तले जमीन खिसकती सी लगी। क्या बोल रहा है तू? वो यहीं तो बैठा था तेरे बगल में, मैंने खुद बिठाया था उसे नीमराना के पास। नहीं भाई, मैंने तो किसी को नहीं देखा और ना ही किसी की आवाज सुनी। ट्रक में हम दो ही थे। उसकी आवाज में पूरा यकीन था। वो सच में हैरान लग रहा था कि मैं क्या पूछ रहा हूं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फिर से पीछे सीट की तरफ देखा, वहां कुछ नहीं था, बस मेरा और रफ़ीक का सामना। कोई निशान नहीं, कोई था ही नहीं। खैर, मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। सुबह करीब 8 बजे मैं जयपुर के बाहर एक छोटे से ढाबे पर रुका। रात भर की थकान अब चेहरे पर साफ दिख रही थी। आंखें सूजी हुई थी, शरीर भारी लग रहा था। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। पैर जमीन पर पड़ते ही जैसे जान में जान आ गई। सुबह की ताज़ी हवा चेहरे पर लगी। फिर रफ़ीक ने पूछा, क्या दोगे भाई, नाश्ता, चाय? मैंने कहा, पहले चाय ले आ, फिर देखते हैं। रफ़ीक अंदर चला गया। उसके जाने के बाद मैं बाहर ही खड़ा रहा और मैं ढाबे के बाहर पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। मगर पास की टेबल पर कुछ ड्राइवर और गांव वाले बैठे चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। जब बगल वाली टेबल पर बैठे 2 ड्राइवरों की बातें मेरे कानों में पड़ी, पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक बात मेरे कानों में पड़ी, साफ और स्पष्ट। एक ने कहा, नीम राणा वाला शंकर फिर किसी को दिखा क्या? जैसे ही मैंने शंकर और नीम राणा सुना, मेरे कान खड़े हो गए। मैंने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। वो अपनी बातों में मगन थे, मुझे देख भी नहीं रहे थे। फिर दूसरे ने जवाब दिया, मुझे तो पता नहीं, पर बहुतों ने उसे देखा है। पिछले महीने एक ड्राइवर बता रहा था, रात को उसे लिफ्ट दी थी, फिर अचानक से वो गायब हो गया कहीं। पहले ड्राइवर ने सिर हिलाया, हाँ भाई, ये इलाका ऐसा ही है, रात को अजीब अजीब चीजें होती हैं, कई लोगों ने देखा है उसे। मैं चौकन्ना हो गया, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, मुंह सूख गया, सांस तेज हो गई। मेरे दिमाग में रात भर की बातें घूमने लगी। वो आदमी, उसकी बातें, उसका चेहरा, उसका अचानक गायब हो जाना। मैं उठा,
और उनकी टेबल के पास गया। मेरी आवाज़ थोड़ी काँप रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने उनसे पूछा, भाई साहब, कौन शंकर? दोनों ड्राइवरों ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने शायद मेरे चेहरे पर घबराहट देखी। अरे वही शंकर, 2 साल पहले जिसका ट्रक पलट गया था रात में नीमराना के पास। बेचारा मौके पर ही मर गया। उसने ये बात इतनी सहजता से कही जैसे कोई आम घटना बता रहा हो, लेकिन मेरे लिए हर शब्द जैसे किसी हथौड़े की तरह सिर पर पड़ रहा था। मेरे कानों में भनभनाहट होने लगी। दूसरे ड्राइवर ने आगे बढ़कर कहा, हाँ भाई, तब से कई लोगों ने कहा है कि वो अब दिखाई देता है। किसी ने हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगता है और कभी सड़क के बीचों बीच खड़ा दिखाई देता है। ये सड़क अब भूतिया बन चुकी है। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कांपती आवाज में उनसे पूछा, कैसा दिखता है वो? मुझे अपनी आवाज पर काबू नहीं रहा। शब्द जैसे गले में अटक रहे थे। दोनों ड्राइवरों ने मेरी हालत देखी। उन्हें शायद समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। ड्राइवर ने थोड़ा सोचते हुए बोला, लंबा सा, उम्र करीब 40-45, गले में गमछा डाले रखता था हर वक्त। उसने मेरा नाम कैसे जाना था? मैंने कभी बताया नहीं था, और वो बात सड़क सबको पहचानती है। अब उसका मतलब समझ आ रहा था। वो चेतावनी दे रहा था या शायद याद दिला रहा था। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। दोनों ड्राइवर मुझे देख रहे थे। एक ने पूछा, क्या हुआ भाई, तबीयत तो ठीक है? मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर हिलाया। तभी रफीक चाय लेकर आया। उसने मुझे देखा, मेरा पीला चेहरा, कांपते हाथ। उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक? पर मैंने कुछ नहीं कहा। बस उस रात के बारे में सोचता रहा। वो आदमी शंकर, जो 2 साल पहले मर चुका था, और मैं उसे लिफ्ट दे रहा था, उससे बातें कर रहा था, उसकी आवाज सुन रहा था। अब मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें सड़क नहीं बल्कि साइज सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।